पर्पसेस। आज की क्लास में एक बहुत छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। 10 to 15 मिनट इस टॉपिक में हमें टाइम लगेगा, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में आप इसका 2 to 4 मार्क्स का वेटेज समझ सकते हैं। समझते हैं, पहले हम समझेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले हम समझेंगे रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। थोड़ी देर के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात को आप दिमाग से हटा दीजिए। केवल आप एक बात समझिए कि एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, खर्चा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है, पेमेंट कर देना। या तो आप पेमेंट कर रहे होंगे या फ्यूचर में पेमेंट करोगे, फ्यूचर में। एक्सपेंडिचर में क्या कॉन्सेप्ट है कि आप पेमेंट करोगे किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए, या उसके लिए आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे, आज आप कोई लायबिलिटी बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपने पेमेंट किया है, अब इस पेमेंट के बेनिफिट, इस पेमेंट के बेनिफिट अगर आपको विद इन द ईयर मिल रहे हैं, विद इन द ईयर मिल रहे हैं, पेमेंट का जो बेनिफिट है वो आपको विद इन द ईयर मिल रहे हैं, तो इस पेमेंट को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पेमेंट को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बेसिकली ये जो एक्सपेंसेस आपने किए हुए हैं, इस एक्सपेंसेस से आपको बेनिफिट इमीडिएट फ्यूचर में मिल जाएगा, विद इन द अकाउंटिंग ईयर मिल जाएगा। तो ऐसे खर्चों को हम क्या कह देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। ये एक्सपेंसेस ही खर्चे हैं जिनका आपने इमीडिएट पेमेंट किया है या फ्यूचर में आप पेमेंट करोगे, बट इनके जो बेनिफिट हैं, इनके जो बेनिफिट हैं more than one accounting year, one accounting year। अकाउंटिंग बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में है। अगर आपको इन एक्सपेंडिचर के बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा है, मतलब करंट ईयर में भी मिल रहा है, फिर अगले साल और फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट मिलेंगे, तो ऐसे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इन्हीं खर्चों के बेसिस पे हम एसेट बनाते हैं। बेटा एसेट कुछ नहीं है, एसेट भी एक एक्सपेंडिचर है जिसका हमें बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा है। तो अगर बेनिफिट हमें विद इन द ईयर मिल जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे और दैट रिजल्ट्स इनटू एसेट, वो एसेट बनाते हैं। सर है ये भी खर्चा, बट डिफरेंस किस बात का है कि इसको हमने इनिशियली एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया और बाद में धीरे धीरे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, यहां धीरे धीरे हम पार्ट में इसको फिर एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करेंगे। किसकी तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्सपेंसेस। तो था ये खर्चा, बट अगर खर्चा का बेनिफिट हमें तुरंत मिल गया तो हमने उसको तुरंत, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये डायरेक्ट हम इन्हें पीएल में चार्ज करते हैं, चार्ज टू पीएल,
ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं जो आपके, इनको हम धीरे धीरे पीएल में चार्ज करते हैं। तो बेटा है ये खर्चा, बट खर्चे का बेनिफिट अगर आपको विद इन द ईयर मिल जा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चे का बेनिफिट अगर आपको मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा है तो पीएल में जाना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट अगर विद इन द ईयर मिल जा रहा है तो उसी साल के पीएल में चला जाएगा। बेनिफिट हमें रिमोट मिल रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे मिल रहा है, तो जिस साल में हमें जितना बेनिफिट मिल रहा है उस साल के लिए उतना खर्चा हम पीएल में ट्रांसफर करते हैं। और ये जो हमने चार्ज टू पीएल धीरे धीरे एक्सपेंसेस हम चार्ज करते हैं, ये हम चार्ज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ गई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। एक बात हम और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम एक्सपेंडिचर करते हैं करंट ईयर के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, करंट। और जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उससे हमारी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू बढ़ेगा करंट ईयर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। इसके अलावा इसमें कोई भी बात नहीं है। कुछ थ्योरेटिकल इश्यूज हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे आइए इधर ये इंट्रोडक्शन आप रीड करेंगे, जहां तक वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की हुई है, कहीं पर कोई अलग बात नहीं होगी। चलो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग एम in ascertaining and presenting the result of the business for an accounting period. For ascertaining the periodical business result, the nature of transaction should be analyzed whether they are capital or revenue. हमें ये जानना जरूरी होता है कि जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो हमने ट्रांजैक्शन किया है, वो ट्रांजैक्शन आपका रेवेन्यू है या कैपिटल। देखिए यहाँ पर ये जो बात डिस्कस कर रहे हैं ये एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तभी ये कह रहे हैं कि वेदर ट्रांजैक्शन इज कैपिटल और रेवेन्यू। तो ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर के लिए भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन इनकम के लिए भी हो सकता है। तो जैसे अभी हमने एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है, ऐसे ही आगे हम अभी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। द रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर पीरियड और टू द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड और द items for the expenditure, benefit of which do not extend beyond the period। कोई बात लिखी हुई है कि कोई भी एक्सपेंडिचर हमने किया है कि अगर उसका बेनिफिट हमें विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड में अगर मिल जा रहा है, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड जनरेट्स एंड्यूरिंग बेनिफिट्स। हमने आपके साथ में डिस्कस किया जिसमें हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहे होंगे, तो एंड्यूरिंग बेनिफिट्स हो रहे होंगे एंड हेल्प्स इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। वही बात लिखी हुई है। और ये हमें हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, रेवेन्यू जनरेशन की हमारी क्षमता बढ़ा देते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया, बाकी आप एक बार डिस्कस करिएगा। अब बात आती है कि हमें खर्चे को क्यों क्लासिफाई करने की जरूरत है, कि वो खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बेटा हम बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि हमने जितना पार्ट अभी एक्सपेंस किया है, जो खर्चा किया है, उसके अगेंस्ट में जो रेवेन्यू आया, उस पर्टिकुलर खर्चे के अगेंस्ट में जो रेवेन्यू आया है, उन्हीं दोनों को कंपेयर करके हमें प्रॉफिट को असर्टेन करना है। हमने खर्चा कर दिया बट उस खर्चे का बेनिफिट हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा है, तो इस खर्चे को हम करंट ईयर के रेवेन्यू से चार्ज नहीं करेंगे, सेट ऑफ नहीं करेंगे। तो करंट ईयर के रेवेन्यू से करंट ईयर का ही खर्चा मैच करना चाहिए। तो अगर कोई खर्चा कैपिटल नेचर का है, मतलब जिसका बेनिफिट हमें आगे एंड्यूरिंग बेनिफिट है, आगे कई सालों तक अगर हमें मिल रहा है, तो उसे हम पूरा का पूरा करंट ईयर में चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका नहीं फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को असर्टेन करने की वजह से, सही प्रॉफिट को असर्टेन करने की वजह से हमारी जरूरत हो जाती है कि किसी एक्सपेंसेस को हम क्लासिफाई करें कि वो एक्सपेंसेस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीडिंग करेंगे आप।
देखिए यहाँ पर एक बात लिखी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट in the year of spending, while capital expenditure are transferred to the profit and loss account in the year in which benefits are utilized. इस बात को भी हमने आपके साथ में डिस्कस किया है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट हमने उसी साल डिराइव कर दिया, तो उस खर्चे को हम उसी साल के पीएल से चार्ज कर लेंगे। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना है, तो उसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे खर्चे के रूप में कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। कुछ जगह उसका नाम अमोर्टाइजेशन वगैरह हो जाता है, बट उसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे पीएल से चार्ज करेंगे। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम एक कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू है, तो एक कॉमन बेस तो ये हो गया कि बेनिफिट विद इन द ईयर में मिलना है या बेनिफिट मोर देन 1 ईयर में मिलना है। बट इसके अलावा कुछ छोटे मोटे पैरामीटर और भी हैं जो हमें इस बात को समझने में हमारी मदद करेंगे कि बेनिफिट हमें विद इन द ईयर मिल रहा है या बेनिफिट हमें मोर देन अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा है। इस बात को समझने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहली बात आ जाती है नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है? देखिए, कोई पर्टिकुलर आइटम किसी एक पर्सन के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, एट द सेम टाइम वही आइटम किसी दूसरे पर्सन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। हमें केवल ध्यान देना है बेनिफिट। अगर बेनिफिट हमें विद इन द ईयर मिल जा रहा है तो रेवेन्यू, और अगर बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा है तो कैपिटल। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे इस बात के लिए। एक एसी बेचने वाला व्यक्ति है, एक शॉपकीपर है जो एसी बेचता है बेटा। तो जो एसी उसके यहाँ पर रखी है वो स्टॉक एंड ट्रेड की तरह है। ऑब्जेक्टिव क्या है? उनको बेचने का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्वियस सी बात है, वो हो सकता है 2 महीने में बिक जाए, कभी भी वो इमीडिएटली बिक सकती है, उनका हमें बेनिफिट हमें तुरंत मिल सकता है। बट ध्यान रखिएगा मेरी बात को, हो सकता है वो 1 साल तक स्टॉक में बनी रहे, ना बिके, उससे ज्यादा भी बिके, बट ऑब्जेक्टिव क्या था? उनको बेचने का ऑब्जेक्टिव था, यूज करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो वो जो एक एसी सेलर के यहाँ पर जो रखी हुई है, वो उसके यहाँ पर उसको खरीदने में जो उसने खर्चा किया हुआ है वो उसका कैसा रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा। बट मान लीजिए मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूं, तो अगर मैं अपने यहाँ पर एसी परचेज करता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं उस एसी को यूज करूंगा अपने यहाँ पर, तो मेरे यहाँ पर एसी क्या हो जाएगी? एसेट हो जाएगी। सेम दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कोई फर्नीचर है, मेरे यहाँ पर अगर कोई फर्नीचर मैं परचेज करता हूँ तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा होगा, एसेट के नेचर का होगा। बट एक फर्नीचर का शॉपकीपर है जो फर्नीचर बेचता है, उसके यहाँ पर जो फर्नीचर रखा हुआ है वो कैसा खर्चा होगा? उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि खर्चा हमारा रेवेन्यू है या खर्चा हमारा कैपिटल है। ठीक है। रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, जनरली ऐसा होता है कि जो खर्चे रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार हो रहे होते हैं, जैसे सैलरी है, एडवर्टीजमेंट है, रेंट है, ये बार बार पे करने पड़ रहे होंगे, तो ये खर्चे आपके रेवेन्यू नेचर के होंगे। बट अगर कोई खर्चा आपको एक बार आपने पे कर दिया, रिकरिंग नेचर का नहीं, ऐसा नहीं, आपको दोबारा करना पड़ सकता है, बट वो बहुत जल्दी रिकर नहीं होगा, हो सकता है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 3 साल, मतलब वो रिकरिंग नेचर का नहीं, बार बार नहीं उसको अगर हमें पे करना है, ऐसे खर्चा है कोई, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंसेस इज क्वाइट ऑफन इन एन अकाउंटिंग ईयर, देन इट इज सेड टू बी एन एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू। और अगर उसकी क्वाइट ऑफन नहीं है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, बार बार नहीं हो रहा है, तो कैपिटल नेचर का हो जाएगा बेटा। ठीक है। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, मैंने ये बात आपके साथ जाने में डिस्कस कर ली है। जैसे मैंने कहा था ना, पर्पस क्या है कि हम उसको बिजनेस में होल्ड करके रख रहे हैं। अब वो होल्ड 1 साल तक रहे या उससे ज्यादा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जैसे मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं। अब प्रॉपर्टी डीलर ने, मैंने एक प्लॉट खरीदा, एक बिल्डिंग खरीदी, और इस बिल्डिंग को मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इसे बेचूंगा। अब वो 2 साल नहीं बिकती है, 3 साल नहीं बिकती है, तो बेटा मेरे पास तो 3 साल तक रही, 3 साल बाद बिकी, तो तब भी उसका नेचर रेवेन्यू, उससे जो मेरी इनकम होगी वो रेवेन्यू नेचर, उससे जो मेरा कंसिडरेशन आएगा वो रेवेन्यू का इनकम कहलाएगी, रेवेन्यू नेचर की वो कंसिडरेशन कहलाएगा। मतलब या उसके लिए जो मैंने खर्चा किया हुआ था उसको खरीदने के लिए, वो मेरा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि नेचर क्या है बिजनेस का, पर्पस क्या है बिजनेस का। तो अगर पर्पस के बेसिस पे, पर्पस ये है कि हम उसे फ्यूचर में हम उसे यूज करेंगे तो कैपिटल नेचर का, पर्पस ये है कि उसे हम रीसेल कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू नेचर का। करें एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी मे बी इनकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द एसेट, such expenses are revenue in the nature. On the other hand, expenditure incurred on the major repair, again इन्होंने रिपेयर को लेके एग्जांपल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे, अगर हमने एक रूटीन नेचर की हम रिपेयर कर रहे हैं,
उससे मशीन की एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, उससे मशीन की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सॉरी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, उसकी वर्किंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। तो अगर हम रेवेन्यू नेचर का कोई खर्चा कर रहे हैं, नॉर्मल रिपेयर कर रहे हैं, तो रेवेन्यू हो जाएगा। बट ऐसा कोई कैपिटल नेचर का हम रिपेयर कर रहे हैं जिसका बेनिफिट हमें आगे काफी सालों तक मिलेगा और इवन उससे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी मशीन की, तो वो खर्चा आपका क्या कहलाने लगेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। देखिए हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे रेवेन्यू को तो जनरेट करते हैं ड्यूरिंग द ईयर में, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारी रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे हमने मशीन खरीदी, आज हमारे पास एक मशीन थी, हम 1000 यूनिट बना रहे थे, उससे मेरा कुछ रेवेन्यू हो रहा था। बट हमने एक मशीन और खरीदी तो हम 2000 यूनिट बनाएंगे, तो हमारी रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ गई। इसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे मशीन को खरीदने के। और मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, कई बार अमाउंट की मटेरियलिटी के बेसिस पे भी हमें डिसाइड करते हैं कि वो खर्चा आपका रेवेन्यू नेचर का होगा या खर्चा आपका कैपिटल नेचर का होगा। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। बेटा हम जैसे जब मैं व्हाइट बोर्ड में क्लासेस ले रहा होता हूँ तो व्हाइट बोर्ड डस्टर यूज करते हैं लोग। अब डस्टर को जरा देखिए, डस्टर का हो सकता है बेनिफिट हम मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में ले रहे हो। एक डस्टर है कई सालों तक, 2-3 साल चल जाता है बेटा। 50 रुपए का डस्टर 2-3 साल चल जाता है। अब अगर हम नॉर्मल देखें जो अभी तक हमने डिस्कस किया, तो 2-3 साल अगर वो चल रहा है तो एसेट की तरह होना चाहिए। अब उस 50 रुपए के डस्टर को अगर मैं एसेट रिकॉग्नाइज करूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज करूं, तो मेरी अकाउंटिंग में फिर उसे डेप्रिशिएट करूं, ये थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है। तो उसका जो अमाउंट है, इवन तो उसका नेचर कैसा है, कैपिटल के जैसा है, बट अमाउंट बहुत नॉमिनल है, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ना मानते हुए क्या मान लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे। ठीक है, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, ये बात आपको समझ में आ गई। इतने पैरामीटर हैं, इनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई खर्चा हमारा रेवेन्यू नेचर का है या कोई खर्चा हमारा कैपिटल नेचर का है। ये हमने कंसिडरेशन की बात करी, किन किन बातों को हमें ध्यान देना है। फिर हमने यहाँ पर बात करा है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी होंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने समझाया है वही बातें लिखी होंगी। एक इलस्ट्रेशन देते हैं जरा। State with the reason whether the following statement of true or false. Overhaul expenses for second hand machine purchase are revenue. अब सबसे पहली बात तो ये आती है सर, ये ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। जब भी आप कोई नई मशीन सेकंड हैंड खरीद के लेके आते हो, सॉरी नई नहीं कहूंगा, जब भी कोई सेकंड हैंड मशीन आप फर्स्ट टाइम परचेज करते हो, सेकंड हैंड मशीन खरीदते हो, तो सेकेंड हैंड आइटम को खरीदने में इनिशियली उसके ऊपर कुछ खर्चे करते हैं जिससे कि उसको एक बेटर तरीके से वर्किंग कंडीशन में लेके आया जा सके। उन खर्चों को हम ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। बोलो बेटा, तो ये जो ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस हैं, जरा चेक करिए, क्या ये बार बार होंगे? ये बार बार नहीं होंगे, ये मशीन के पहली बार पुट टू यूज होने से पहले ही हो जाते हैं। तो ऐसे खर्चों को हम क्या, ये कैपिटल नेचर के कैसे होंगे? ये रिपेयर नहीं है, रिपेयर अलग बात होगी, नॉर्मल रिपेयर एक अलग बात होगी, बार बार हम हर महीने उस मशीन को रिपेयर कर रहे हैं, 15 दिन में हम उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो रेवेन्यू नेचर का है। बट ये जो ओवरहॉलिंग खर्चा होता है, ये फर्स्ट टाइम वैसे उसमें कई बार सेकेंड हैंड मशीन खरीद में बहुत सारी कमी होती है, तो उसको फर्स्ट टाइम हम वर्किंग कंडीशन में लेके आने के लिए हम जो खर्चे कर रहे होते हैं, उन खर्चों को हम क्या कहेंगे, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। और वो एक्सपेंसेस आपके बेटा किस तरीके के होंगे, कैपिटल नेचर के होंगे। कह रहे मनी स्पेंड to reduce working expenses is a revenue expenditure. आपने ऐसा खर्चा किया है जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल की एक्सपेंस कम हो गए, वर्किंग कैपिटल कम हो गई, तो बेटा आपकी इसका ये एक कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, रेवेन्यू नेचर का नहीं है, क्योंकि इसने आपकी क्या कर दी, क्षमता, आपकी वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। भाई जनरली ऐसा होता है कि जैसे अभी हम किसी मशीन से काम कर रहे हैं, तो जिसमें प्रोडक्शन स्लो है, हमारी काफी कुछ वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व होती है, बट एक हम नया एफिशिएंट मॉडल लेके आ रहे हैं जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो बेसिकली ये खर्चे आपके कैपिटल नेचर के खर्चे होंगे, रेवेन्यू नेचर के नहीं होंगे। लीगल फीस टू एक्वायर द प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, कोई आपने प्रॉपर्टी को अक्वायर कर रहे हो, देखिए ध्यान दीजिए, जब आप प्रॉपर्टी अक्वायर करते हो तो उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए आपको स्टैम्प देना पड़ता है, एक एडवोकेट को कंसल्ट करना पड़ता है,
तो वो एडवोकेट अपनी कोई फीस लेता है, तो वो फर्स्ट टाइम जब प्रॉपर्टी में ओनरशिप आपकी आती है ना, उसके लिए आपने वो फीस दी हुई है, उसको अक्वायर करने के लिए आपने फीस दी हुई है, तो वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ही कैपिटलाइज करी जाती है, और ऐसे खर्चे को हम कैपिटल नेचर का खर्चा मानेंगे, क्योंकि इसको हमें जो हमने प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका हमें बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिलने वाला है। ठीक है, then amount spent as lawyers fees to defend a suit claiming that firm's factory site belongs to the plaintiff land is a capital expenditure। अब ये आप बात समझिएगा, कौन सा पॉइंट है, 4, कह रहा अमाउंट स्पेंट एज लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट the firm's factory site belongs to the plaintiff land is a capital। अब देखो बेटा, एक वो ऑलरेडी आप उसके ओनर हो, बट उस पर कोई डिस्प्यूट हो गया है, उस डिस्प्यूट के लिए आप क्या कर रहे हो, लॉयर को कोई फीस पे कर रहे हो, ठीक है, इस बात को क्लेम करने के लिए कि ये आपकी, इस बात को प्रूव करने के लिए। तो बेटा ये आपका रेवेन्यू, बेसिकली आप उसका टाइटल बेटर कर रहे हो, ठीक है, कोई एसेट एक्वायर नहीं हो रहा है, तो ये आपकी, ये आपका कैपिटल नेचर का नहीं, रेवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाएगा। अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा एक पार्ट अगर आपका कोई मशीन का जल गया और आप उसी पार्ट को चेंज कर देते हो, तो ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा। हाँ, अगर जो आपने पार्ट चेंज किया है उसकी कैपेसिटी अगर अधिक है, वो मशीन की कैपेसिटी को बढ़ा देता, तो वो पार्ट कैपिटल नेचर का हो जाता। बट उसने कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, वही पार्ट आपने चेंज किया, खर्चा कैसा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये देखिए फर्स्ट टाइम परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग इज अ रेवेन्यू। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये गलत दिया गया है, फॉल्स है। देखिए फर्स्ट टाइम जो खर्चा कर रहे हो ना, वो रेवेन्यू है वाइट वॉश में। लेकिन आप एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक बिल्डिंग है, मान लीजिए मेरा सेंटर है, उस सेंटर की जो बिल्डिंग है उस पर मैं वाइट वॉश कराता हूँ, तो ये वाइट वॉश रेवेन्यू नेचर का होगा या कैपिटल नेचर का? एक बार मैंने अपने बच्चे से, एक क्लास में बच्चे से पूछा, बच्चे बोले सर ये तो कैपिटल नेचर का होगा। मैंने कहा कैसे? वो बोला सर आपने 3 साल पहले कराया था वाइट वॉश, फिर अभी भी चल रहा है, मतलब आपने 3 सालों तक फायदा लिया उसका, तो ये रेवेन्यू नेचर का कैसे हुआ सर? कैपिटल नेचर का। मैंने कहा बेटा वो बात अलग है कि भारत में व्हाइट वॉश को एक बार हम कराते हैं, कई सालों तक यूज करते हैं, बट जनरली व्हाइट वॉश का पर्पस क्या होता है कि एक बार कराएं, एक ही साल के लिए यूज होती है, फिर नेक्स्ट ईयर हमें फिर से व्हाइट वॉश कराना चाहिए। बट वो हम इंडियंस है बेटा, हम एक बार करा लेते, हो सकता है तब तक हम उसको दोबारा नहीं कराएंगे जब तक उसकी हालत खराब ना हो जाए। तो व्हाइट वॉश टेक्निकली जब भी व्हाइट वॉश एक्सपेंडिचर अगर लिखा हो तो आप उसे रेवेन्यू मानिएगा, बट अगर फर्स्ट टाइम के लिए लिखा हो तो फिर कैपिटल मानिएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग अ सिनेमा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, आप एक सिनेमा की लाइसेंस के लिए खर्चा कर रहे हो, ये कैपिटल। भाई सिनेमा आप जो लाइसेंस मिलेगा आपको, उससे आप एक थिएटर सेटअप करोगे, सिनेमा चलाओगे, तो उसका बेनिफिट आपको उस लाइसेंस का कई सालों तक मिलना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट which were necessary for construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure। ये भी ट्रू है बेटा, ये भी सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि अगेन आपने कई बार जब देखा होगा, बड़ी बड़ी जब बिल्डिंग बन रही होती है तो वहाँ छोटे छोटे वर्कर्स को रहने के लिए छोटी छोटी झोपड़ियां बना दी जाती है, टेम्परेरी हाउस बना दिए जाते हैं। अब वो टेम्परेरी हाउस बनाने में कॉस्ट तो इनकर्ड हो रही होती है, बट वो कॉस्ट जो इनकर्ड हो रही है वो कैपिटल नेचर की मानेगी, क्योंकि जो बड़ी बिल्डिंग बन रही है, जो सिनेमा बन रहा है, उसी को बनाने के लिए इनको बनाने की जरूरत पड़ी थी, इस वजह से उन्हें हम क्या मानेंगे? कैपिटल नेचर का खर्चा मानेंगे। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई है? होप ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इलस्ट्रेशन 2 आप खुद कर लीजिएगा। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, छोटी सी बात है। Capital receipt and revenues, सेम लगभग कॉन्सेप्ट वही है कि कोई भी अगर रिसिप्ट हमें जो हमारे रिकरिंग नेचर की है, हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से है, ठीक है, किस तरीके की हो,
recurring nature and normal course of business, तो वो आपकी रेवेन्यू होगी। क्या होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। और अगर नॉन रिकरिंग नेचर की है, ठीक है, और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर है, कैसा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगी। चलो देख लेते हैं जरा इस बात को। यही लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है? जस्ट एज क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी, इन द सेम मैनर कैपिटल रिसिप्ट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से अगर रिसिप्ट हो रही है तो रेवेन्यू नेचर की, आर रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड रिसिप्ट व्हिच आर नॉट रेवेन्यू नेचर आर कैपिटल रिसिप्ट। मैंने वही बात आपको समझाई हुई है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था वो एसी वाला एग्जांपल, अभी मैंने खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, आप रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अगर वो एसी बेचता है, ठीक है, तो वो एसी जो उसके यहाँ पर एक एसी वेंडर है, एसी का शॉपकीपर है, और वो अगर एसी बेचता है तो उसको एसी के बेचने से जो इनकम आएगी वो आपकी उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, क्योंकि एसी बेचना उसका काम है। एड इंडिया एसी बेचना काम नहीं, बट मेरी जो पुरानी एसी है मुझे लगता है ये वर्केबल नहीं है, अब थोड़ा सा मुझे नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल लेना है, मैं उसको बेच देता हूँ। तो मेरा एसी का बेचा जाना कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि एसी बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। जबकि वो दूसरी जो जिसको मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है, जिसका बिजनेस ही है एसी का बेचना, तो वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर कोई एक्टिविटी, अब जैसे मैं मान लीजिए कोचिंग रन करता हूँ, तो अगर मेरे पास फीस आ रही है जो स्टूडेंट की, वो फीस जो मेरी इनकम हो रही है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है मेरी। क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है। बट एट द सेम टाइम मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एड इंडिया के पास एक प्रॉपर्टी है, एड इंडिया ने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी, और उस प्रॉपर्टी के सेल करने से अगर एड इंडिया की कोई इनकम हो रही है तो वो इनकम आपकी क्या होगी? वो कैपिटल रिसिप्ट होगी। बेटा कैसी होगी? कैपिटल रिसिप्ट होगी। बात समझ में आती है? यस और नो? ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, आपको बात समझ में आ गई। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई मुझे रिसिप्ट हो रही है तो रेवेन्यू, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रही है तो कैपिटल। ये मैंने बात समझा दी है। एग्जाम्पल दे देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करा दे रहा हूँ, बाकी ये पूरी यूनिट आपकी होमवर्क में रहेगी। गुड्स पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट अ सिनेमा हाउस एंड incurs the following expenditure during the first year ending 31st March। ये खर्चों के बारे में बात कर रहे हैं। चलो, सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ ₹9,000 was purchased, repainting of furniture cost ₹1,000, and furniture was installed by own worker, wages ₹200। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है ये, एक्सपेंडिचर पे के बेसिस पे क्वेश्चन है, कर लेते हैं। अच्छा है, तो इसमें बेटा 9,000 की तो उसने परचेज करी है, देखिएगा 9,000 की तो परचेज करी है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कैपिटल नेचर का खर्चा है। 1,000 जो उसने पेंटिंग कराई है, फर्स्ट टाइम अगर आप पेंटिंग करा रहे हो 1,000, तो ये भी आपका कैपिटल नेचर का होगा। और 200 रुपए जो वर्कर ने इंस्टॉलेशन किया है, वैसे वेजेस रेवेन्यू नेचर के होते हैं, बट इस केस में क्योंकि एक एसेट के लिए खर्चे किए गए, कैपिटल नेचर के खर्चे होंगे, तो पूरा ये 10,200 ये आपका कैपिटल नेचर का खर्चा हो जाएगा। इसे हम फर्नीचर के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। आप पढ़ लीजिए, यही लिखा होगा। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग a license for running the cinema hall worth ₹20,000 during the course of the year. The cinema company was fined 1,000 for contravening rule. Renewal fees ₹2,000 for the next year। अब देखो बेटा, ये जो 20,000 आपने खर्च किए हैं ये कैपिटल के हैं,
और ये जो आपने कोई लॉ तोड़ दिया, कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, उसका 1000 रुपए, या ये जो रिन्यूअल फीस आप जो पे कर रहे हो ये आपका रेवेन्यू नेचर का है। देख लीजिए जरा, लाइसेंस फी फॉर रनिंग द नेसेसरी कॉस्ट इज कैपिटलाइज बट फाइन ₹1000 इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेन्युअल फीस भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बात आपको समझ में हो गई। इस केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 20,000, फाइन और प्लस रिन्यूअल, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू। यस, आपको बात समझ में आ गई होगी। कह रहा फायर इंश्योरेंस ₹1000 वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2015 फॉर 1 ईयर। ठीक है, रेवेन्यू देखिए पूरा रेवेन्यू नेचर का है, जितना कुछ करंट ईयर का होगा, कुछ प्रीपेड वगैरह कुछ हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेरी हट ये आपका कैपिटल नेचर का है, हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी मुझे कुछ नहीं करना है। ये भी एक्सपेंडिचर के लिए आइटम है। रिसिप्ट, हाँ ये रिसिप्ट वाली, इलस्ट्रेशन 5 कर लेते हैं रिसिप्ट के लिए। करेक्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एज कैपिटल और रेवेन्यू। इसमें दोनों चीजें हैं बेटा। तो 10,000 स्पेंट एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर ऑन अ ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आपने उसको खरीदने के लिए आपने ट्रिप करी हुई है, तो ये खर्चा भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। 10,000 कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल डेटर होते हैं बेटा, डेटर मतलब हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं, अगर उनसे हमें कोई अमाउंट मिला है, हमारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा बेटा। किस नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर, पहला कैपिटल दूसरा रेवेन्यू। अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, डिमोलिश करी है आपने बिल्डिंग, टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द, ये कैपिटल नेचर का बेटा। आपने देखिए जो खर्चा किया है उसके बाद में उससे कैपिटल एसेट अगर रिजल्ट हो रहा है, एक एक्सपेंस है जिसका रिजल्ट किसके रूप में हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के, तो उस एक्सपेंस को भी हम क्या कहेंगे, कैपिटल नेचर का कहेंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर। बेटा एक बात बताओ, मशीनरी फायर में डैमेज हो गई जिसके बदले में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगी या कैपिटल? एक बात मुझे बताइए, छोटी सी बात, क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, क्या आपका बिजनेस है मशीन को डैमेज करना, इंश्योरेंस क्लेम लेना? नो, इट्स नॉट योर बिजनेस। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। किस नेचर का हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगर क्लास में मजा आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।